नमस्कार। जियोस एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम आज मैकेंडर की एक थ्योरी है जिसको हार्टलैंड थ्योरी बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके पूरी मान्यताएं, क्या प्रभाव है, क्यों मैकेंडर ने इनको संशोधन किया है, ध्रुवीय क्षेत्र क्या था, वो हार्टलैंड से किस प्रकार भिन्न था और हार्टलैंड को आगे जाकर उन्होंने मध्य भाग क्यों कहा, आगे जाके मध्य भाग के रूप में अलग संशोधन और किया है, तो क्यों संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से जानेंगे और मैं गारंटी से दावा कर सकता हूं कि आप इस लेक्चर को अगर पूरा देख लेंगे तो आपका हार्टलैंड से संबंधित सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ यहीं पर हम मैकेंडर को भी पढ़ लेंगे कि मैकेंडर का क्या योगदान था। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि आपके आगे काम में आएगा। कंपटीशन की दृष्टि से ब्रिटिश भूगोलवेताओं में मैकेंडर बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी मान्यताएं पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे, मुख्य भाग पढ़ेंगे, फिर संशोधन कब किया और क्यों किया, कौन सी बुक्स में किया और इसकी आलोचनाएं जो की है, किन किन लोगों ने क्यों आलोचनाएं की है, इन सब का इसमें अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैकेंडर का परिचय देख लेते हैं कि जॉन मैकेंडर कौन था। इनका जन्म 1861 में और इनका जो मृत्यु हुई है वो 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। लंकाशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रसार आंदोलन एक्सटेंस मूवमेंट का नेतृत्व किया। निम्न में से किस ब्रिटिश भूगोलवेता ने एक्सटेंस मूवमेंट का नेतृत्व किया, तो वो आप बता सकते हैं मैकेंडर है। साथ ही साथ ये जो लंदन यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफेसर भी रहे हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, अर्थात वहाँ के सांसद भी रहे हैं। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि कौन सा भूगोलवेता है जो सांसद भी रहा है। ठीक है, तो मैकेंडर आपको याद होना चाहिए। इनका एक वक्तव्य है जो बड़ा प्रसिद्ध है। देखो, एक अच्छे भूगोलवेता को अन्वेषक और साहसिक कार्य करने वाला होना चाहिए। देखो, भूगोलवेता क्या होता है? भूगोलवेता का मुख्य उद्देश्य है धरातल का अध्ययन करना। भूगोल का अध्ययन क्या है? भूगोल का उद्देश्य भी यही है कि धरातल के अध्ययन करना और विशेष रूप से उन भागों का अध्ययन करना जो मानव का निवास योग्य स्थान है। तो अगर वो निवास योग्य स्थानों पर जाएगा तो साहसी होगा, तो ही तो जाएगा। आज मान लीजिए वास्को डिगामा या कोलंबस अगर साहसी नहीं होते और वो समुद्र पार करके नहीं जाते तो क्या अमेरिका की खोज होती? क्या नई भूमि मिलती? हमें नहीं मिलती। तो भूगोलवेता को खोज प्रवृत्ति, अन्वेषक की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसके अंदर साहसी होना चाहिए। और ध्यान रखना, इस दुनिया में वही व्यक्ति अन्वेषक रहा है जो साहसी है। तो आप भी हिम्मतदार बने, दमदार बने, जबरदस्त बने और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आपकी कोई भी मंजिल होगी, कोई भी टारगेट होगा, वो आप जरूर अचीव करेंगे। एक और फैक्ट है, कीनिया पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैकेंडर थे। तो और मैकेंडर की कुछ रचनाएं हैं, उनको पढ़ लीजिए। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर जो 1902 में आई थी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो थी, इतिहास की भौगोलिक दूरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, जो 1904 में आई थी। लोकतांत्रिक आदर्श और यथार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटीज, 1919 में। और राष्ट्र और आधुनिक विश्व 1924 में। और गोल विश्व और शांति की विजय 1943 में, जिसको कहते हैं राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। तो इस प्रकार की इनकी पुस्तकें थी। अब जो इन्होंने हृदय स्थल दिया है उसके पीछे क्या क्या मान्यताएं थी? जो ध्रुवीय पिवोट जो कह रहा है, ये ध्रुवीय क्षेत्र बोलता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या था और क्यों मान्यताएं दी? अब इनकी कुछ मान्यताएं, और ये मान्यताएं बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कहते हैं जो इनका हार्टलैंड वाला क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं साइबेरिया वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला कुछ भाग आता है। और ये मानते हैं कि यहाँ के व्यक्ति क्या थे? साहसी थे। साहसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर घुड़सवार, अच्छे घुड़सवार और अच्छे ऊँटारोही होते हैं। और ये जो ऊँटारोही होते हैं ये और घुड़सवार, इनमें क्या है? गतिशीलता अधिक है। और इस क्षेत्र में अभी अन्वेषण खोज कार्य इतना नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधन तो खूब है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, अभी उतना खनन नहीं हुआ। तो ये लोग क्या करते थे? अपने जीवन को जीने के लिए आसपास के क्षेत्रों पे आक्रमण करते थे। और इनका क्षेत्र इतना दुर्गम था कि कोई यहाँ पहुँच भी नहीं पाता।
जैसे जिनके पास समुद्री शक्ति में महान थे वो क्षेत्र यहाँ नहीं पहुंच पाते थे। इसको मैं मानचित्र से बताऊंगा आगे। एक कहानी समझते हैं अपन। तो फिर ये क्या करते, ये यूरोपीय क्षेत्रों में आक्रमण करते। दक्षिण पूर्वी भारत में भी आपने देखा होगा, मध्य एशिया से, एशिया माइनर से लोग आए हैं और आक्रमण करे हैं, यहाँ पर विदेशी आक्रांता आए हैं। तो ये यूरोप में आक्रमण करते थे, तो यूरोपीय प्रजातियों को इन्होंने खदेड़ दिया और इतना खदेड़ा इन लोगों को, यूरोपीय लोगों को, कि ये मुख्य भाग को छोड़कर, अब अगर आप मैप में देखेंगे तो मुख्य भाग को छोड़कर एंजल्स और सेक्शन जैसे लोग वो क्या है, इंग्लैंड पर जाकर बस गए, द्वीपीय क्षेत्रों पे। कि द्वीप का मतलब क्या हो गया, वहां पर पानी का जो इंग्लिश चैनल है, उस इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन सागर में पहुंच गए, ब्रिटिश द्वीप पर, इंग्लैंड वाले। और वहां पर इंग्लैंड को बसाया, किसने बसाया, एंजल्स और सेक्शन ने। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि यार इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इनकी मान्यताएं थी, आगे मैप से पढ़ेंगे क्या क्या मान्यताएं थी, कि विकसित संचार प्रणाली स्थल शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। जैसे संचार बढ़ेगा तो ये कहते हैं कि स्थल शक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगी। जबकि ये विडंबना है, देखिए आप, कि इंग्लैंड सामुद्रिक शक्ति में सर्वोपरि है, लेकिन इंग्लैंड का विद्वान स्थल शक्ति को सर्वोपरि मान रहा है। उसी प्रकार महान जो अमेरिका स्थल शक्ति में मजबूत था और वो सामुद्रिक शक्ति को महत्वपूर्ण मान रहा है। तो ये विडंबना है। देखिए, कोई भी समुद्री शक्ति उसे अपने प्राकृतिक दुर्ग से नहीं हटा सकती, अर्थात ये स्थल क्षेत्र को, दुर्गम क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामुद्रिक शक्ति के हासमान स्थिति को स्वीकार पर विचार किया। ये कहते हैं कि समुद्री शक्ति है वो एक दिन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और स्थल शक्ति मजबूत हो जाएगी, ऐसी मान्यता है मैकेंडर की। गतिशीलता में क्या मानते हैं, ये गतिशीलता में मैकेंडर अश्व और ऊंट की गतिशीलता को मानता है और यही परिवहन के साधन मानता है। हालांकि आगे जाके जो इनकी आलोचना होगी वो इसी मत पे होगी कि उस समय ट्रेन का आविष्कार हो चुका था, बाप के इंजन आविष्कार हो गए, तो फिर उन्होंने अश्व और ऊंटारोही को क्यों माना। तो ये इनकी आलोचना होगी आगे, लेकिन इनकी मान्यता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होती है। अश्वारोही स्टेपी क्षेत्र में निर्मम और विचारहीन थे, ये मारकाट करने वाले थे, इनके दया नहीं थी, ये आक्रमण करते थे और लोगों पर विजय प्राप्त करते थे। अब इन्होंने एक क्षेत्र कहा दूरी क्षेत्र, तो इनको मैप से दिखाऊंगा मैं दूरी क्षेत्र को। तो दूरी क्षेत्र क्या है कि एशिया एक अविच्छिन्न, यूरेशिया क्या है, मतलब यूरोप का भाग और एशिया वाला भाग बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस पूरे के पूरे बेल्ट को क्या कहा इन्होंने, यूरेशिया क्या। तो यूरेशिया क्या है, एक अविच्छिन्न एक स्थलखंड है जिसके उत्तर में तुषारकण है, जलकण है, अर्थात आर्कटिक वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल इन्होंने माना 21 मिलियन वर्ग मील। इसके भी केंद्र में, इस यूरेशिया है उसके भी केंद्र में एक ऐसा क्षेत्र है 9 मिलियन वर्ग मील का, जिसको इन्होंने दूरी क्षेत्र कहा। और ये दूरी क्षेत्र में क्या है कि उत्तर में आर्कटिक है जो बर्फ से जमा हुआ है, वहां से समुद्री शक्तियां नहीं पहुंच सकती। इसकी जो नदियां हैं, जैसे हैं इसमें क्या बोलते हैं, कुछ नदियां हैं जैसे लीना है, यूराल है, वोल्गो है। तो लीना तो आर्कटिक में गई, और वोल्गो और कुछ नदियां हैं ये भी अंतःस्थलीय है, ये भी कैस्पियन सागर तक ही जाती है। इनका महासागर से, आर्कटिक सागर से या भूमध्य सागर से कोई संपर्क नहीं है। तो नहरों के माध्यम से भी जलीय या सामुद्रिक शक्तियां वो इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती है। तो यहाँ पर महासागरों तक पहुंच का कोई जलमार्ग नहीं है। अगर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र पूर्णतः अनुकूल है किसके, अश्वारोहियों के और ऊंटारोहियों के, इससे ये चल सकते हैं। और कुछ भाग है जो साइबेरिया वाला भाग है, वहां पर ये नहीं जा सकते। लेकिन अधिकांश देश जो क्षेत्र है दूरी क्षेत्र का, वो अश्वारोही और ऊंटारोहियों से के लिए अनुकूल है। फिर आगे जाके इन्होंने एक और, इस जो दूरी क्षेत्र है उसके आगे इन्होंने आंतरिक सीमावर्ती अर्धचंद्राकार पेटी बताया, जिसको क्या कहते हैं, विश्वद्वीप इन्होंने कहा है। और उसमें क्या होता है कि दूरी क्षेत्र के पश्चिम का भाग, दक्षिण का भाग और पूर्व का भाग, इसके चारों ओर अर्धचंद्राकार रूप में एक पेटी है, जिसको मानचित्र में देख लेंगे। अभी एक मान्यताएं पढ़ लेते हैं। फिर उस चंद्राकार पेटी के बाहर एक बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी है, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, ये तो 1904 में दे दिया, लेकिन 1904 के बाद 1914 से लेकर 1919 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। और यहां पर जो मैकेंडर की जो थ्योरी दी गई थी उसका अनुसरण जर्मनी ने किया और इतनी सफलताएं नहीं मिली।
और इन्होंने क्या मजबूरी में इसको संशोधित किया और अब पहली बार एक हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया। तो हार्टलैंड शब्द का पहली बार प्रयोग 1919 में किया, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग करके इस क्षेत्र को थोड़ा सा पश्चिम की ओर अधिक बढ़ाया। पश्चिम में जो बाल्टिक सागर है, हम इसको जानेंगे हार्टलैंड में कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने शामिल किए 1919 में। और आगे चलकर जब इस विचारधारा के अनुसार भी काम नहीं बना और 1939 से 1945 के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तब इनकी फिर थ्योरी कुछ फ्लॉप होती दिखी। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक मॉडिफाई किया और नया एक जो शक्तिशाली क्षेत्र है वो बताया मध्य स्थल, जिसमें यूएसए को भी शामिल किया इन्होंने। तो ये इनका एक मान्यताएं थी, एक इनके विचार थे। अब इनका मुख्य भाग हम पढ़ेंगे जो मैप से पढ़ेंगे। देखिए ये पीओट दूरी है, एक बार इसको कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, अब देखिए ये क्या है, इसका ये दूरी क्षेत्र है। अब दूरी क्षेत्र में ऊपर तो क्या आ गया, आर्कटिक आ गया जो कि बर्फ से है। इधर से कोई सामुद्रिक शक्ति इधर नहीं आ सकती क्योंकि सागर खुला हुआ नहीं है। इधर की जो नदियां हैं वोल्गा, यूराल, जो कैस्पियन सागर तक ही जाती है। तो इसका क्या है, जलीय क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं है। इधर देखिए आप, कहीं संपर्क नहीं है। तो इन्होंने इस बेल्ट को, ये पूरा बेल्ट जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मेरा जो कलर ब्लैंड हूँ मुझे नहीं पता, बाकी आप ही देखना ग्रीन में कह रहा हूँ। ये पूरा क्षेत्र इन्होंने क्या कहा, दूरी क्षेत्र का, जो मध्य एशिया और रूस वाला जो क्षेत्र है, साइबेरिया वाला क्षेत्र, उसको माना है। इधर इस भाग को छोड़ दिया क्योंकि ये सामुद्रिक शक्ति से संपर्क में है। इधर वाले भाग को छोड़ दिया क्योंकि सामुद्रिक शक्ति से भाग है। तो ये दूरी क्षेत्र हो गया। इसके चारों ओर एक ये इनर बेल्ट बताते हैं, जो इनर लाइन बेल्ट है ये वाला, ये ठीक है। इसको इन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी कहा, जिसको विश्व द्वीप भी कहते हैं। इसके चारों ओर, जिस ध्यान रखना, इसमें जो सहारा का रेगिस्तान है वो इसमें लिया गया क्योंकि ये स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तरी अफ्रीका को आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी में शामिल किया है। और इसके बाद एक है आउटर या बाहरी या सीमांत जो अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसमें अमेरिका भी है। इसमें इंग्लैंड को माना है। क्यों इंग्लैंड बाहर की साइड है, क्योंकि इस मुख्य भाग से कोई संपर्क नहीं, इसलिए इंग्लैंड को भी इसमें लिया है। जापान को भी आउटर में लिया है। दक्षिणी अफ्रीका भी आउटर में है। ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे क्या आउटर में है। तो आपको क्या याद रखना है कि दूरी क्षेत्र में कौन से भाग है, विश्व द्वीप में कौन से भाग है, और आउटर अर्धचंद्राकार पेटी में कौन से भाग है। इस प्रकार के भाग आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। बाकी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे क्वेश्चन बन जाए। तो पहला, इतिहास की भौगोलिक दूरी, 1904 में इनकी पुस्तक थी, द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, 1904 याद रखना है। इनकी सन भी याद रखनी है। तो 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। और इस प्रस्तुतिकरण में इन्होंने ये बताया कि ये दूरी क्षेत्र होता है, ये अर्धचंद्राकार पेटी है और बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसका सामुद्रिक से कोई लेना देना नहीं है और सामुद्रिक शक्तियां यहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इस भाग का समुद्र से किसी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता, ना तो नदियों के माध्यम से, ना प्रत्यक्ष सागर के माध्यम से। तो इस प्रकार से सामुद्रिक शक्तियों से अछूता क्षेत्र है। ये प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, यहाँ के लोग बहादुर हैं, ठीक है। तो ये इनकी मान्यता थी, इन्होंने ये कहा। आगे चलकर जब जर्मनी ने इस क्षेत्र में, जो आप अगर स्लाव वाला क्षेत्र देखेंगे, स्लाव वाला क्षेत्र का मतलब जर्मनी ने इस क्षेत्र के माध्यम से इसमें संपर्क साधने की कोशिश की। और इन्होंने बताया कि अगर इस क्षेत्र में संपर्क साधा जा सकता है तो कारपेंथियन और काकेसस वाले क्षेत्र के माध्यम से एक सकड़ा बेल्ट है, वहां से ये वाला क्षेत्र है, वहां से साधा जा सकता है। तो मैकेंडर कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, और उस समय ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो मैकेंडर यह नहीं चाहता था कि जर्मनी इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में जाकर आक्रमण करके और इसमें शासन कर ले, क्योंकि यह दूरी क्षेत्र अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण था और ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। तो मैकेंडर चाहते थे कि जर्मनी यहाँ पर है, कहाँ पर है जर्मनी वाला क्षेत्र ये है, ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर से इसके माध्यम से इंग्लैंड इधर जाए।
लेकिन इंग्लैंड ने कोशिश भी की, लेकिन अंततः वो यहां तक नहीं पहुंच पाया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वो असफल भी हुआ। और मैकेंडर ये चाहते थे कि इसके बीच में कुछ बफर राष्ट्र बने, किसके, जर्मनी और दूरी क्षेत्र के बीच में। और यही कारण है कि यहां पर जो आपने बहुत सारे देश देखते हैं, यूगोस्लाविया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया पहले भी था, तो कुछ चेको जो राज्य बने, छोटे छोटे देश बने, उसका कारण क्या था कि बफर राष्ट्र स्थापित करना, ताकि जर्मनी इस क्षेत्र तक नहीं जा पहुंच पाए। तो ये इनका विचार था। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ संभावनाएं तो हुई, जा पाया जर्मनी कुछ जगह, लेकिन पूर्णतः जो मास्को वाला क्षेत्र था वहां तक पहुंचने में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी असफल रहा। और रूस और उसके बीच एक संधि हो गई, ठीक है, और उस संधि का नाम आप लोगों को पता है, उस संधि का नाम था ब्रेस्ट, कुछ ऐसे नाम था, उसको मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस संधि में इस प्रकार उन्होंने एक संधि की, और फिर भी एक अमेरिका, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जर्मनी यहां तक पहुंच नहीं पाया। उस संधि का नाम देख लेता हूं मैं, क्या था उस संधि का नाम, हाँ, ब्रेस्ट लिटोवस्क एक संधि थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है। तो इस संधि हुई और अंततः जर्मनी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया। तो अब आप क्या सोचेंगे, तो इन्होंने क्या किया, फिर इसमें मॉडिफाई किया, और अब इधर वाले क्षेत्र को भी शामिल करता है और कुछ इधर वाले क्षेत्र को शामिल करता है, और ये बताना चाहता है कि अब जाकर इन्होंने जो दूरी क्षेत्र था उसकी जगह एक नया शब्द लेगा, हार्टलैंड, हृदय स्थल। तो आप कई बार पूछ लिया जाए कि हृदय स्थल की संकल्पना कब दी गई, 1919 में, ठीक है। इसका विस्तार किधर किया गया, पश्चिम की साइड किया गया, जिसमें बाल्टिक सागर निचला और मध्य डेन्यूब वाला जो क्षेत्र है वो आ गया इसमें, काला सागर को शामिल किया, एशिया माइनर को, आर्मेनिया को, पर्शिया को, तिब्बत और मंगोलिया। ये चीजें आप याद रखना कि हार्टलैंड में दूरी क्षेत्र और हार्टलैंड में क्या अंतर है। दूरी क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र का जो हार्टलैंड है उसका विस्तार व्यापक है। इसमें पश्चिमी की ओर बाल्टिक सागर, निचला डेन्यूब वाला क्षेत्र, और काला सागर, एशिया माइनर, आर्मेनिया, पर्शिया, तिब्बत, मंगोलिया को इन्होंने शामिल किया। मतलब अभी इसका डायग्राम से दिखाता हूं मैं। ये वाला क्षेत्र मुख्यतः देखो, ये इधर काला सागर है, तो काला सागर में डेन्यूब गिरती है, डेन्यूब नदी का क्षेत्र ले लिया इन्होंने यहां पर, ये डेन्यूब का हो गया। इधर ये आपका दिख रहा है बाल्टिक सागर, और ये आर्मेनिया है, कुछ मंगोलिया वाला क्षेत्र भी इधर लिया है इन्होंने, थोड़ा बहुत तिब्बत का क्षेत्र ले लिया, पर ज़्यादा जो क्षेत्र लिया गया है वो पश्चिम की साइड लिया गया है। तो मुख्यतः जो इसका विस्तार आ जाए तो ध्यान रखना, दूरी क्षेत्र से पश्चिम की ओर इसको विस्तारित किया है, ठीक है। अब देखिए आगे, और इन्होंने क्या कहा, इनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य वो यही है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है, मतलब इस वाले भाग पर शासन करेगा, पूर्वी यूरोप का मतलब है इस वाले भाग पर जो शासन करेगा वो इस हार्टलैंड पे शासन आराम से कर लेगा, और जो इस हार्टलैंड पे करेगा, हृदय स्थल पे नियंत्रण करेगा, वो इस विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो इस विश्व द्वीप को नियंत्रित कर लेगा तो वे बाकी के बाकी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करेगा। यही इनका वक्तव्य, मतलब जो पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करेगा वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, क्योंकि पूर्वी जो है यूरोप है उसी से तो स्थल से संपर्क है इस भाग का। तो इसलिए इसने कहा कि पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करने वाला हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा, हार्टलैंड को नियंत्रित करने वाला अर्धचंद्राकार पेटी आंतरिक, जिसको विश्व द्वीप कहते हैं, उसको नियंत्रित करेगा, और जो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा वो इसको करेगा। तो अब आपको यह भी समझना है कि विश्व द्वीप में कौन कौन शामिल थे। देखिए, पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करेगा, शासन करता है वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, जो हृदय स्थल में शासन करता है वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। भारत इस विश्व द्वीप में शामिल है, चाइना इस विश्व द्वीप में शामिल है, ठीक है। जर्मनी वाला क्षेत्र वो इसलिए, फ्रांस इसमें शामिल है। जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वो विश्व को नियंत्रित करेगा। अब आगे देखिए, तो आपको पता लग गया विश्व द्वीप में क्या है। विश्व द्वीप में इंग्लैंड नहीं है, ध्यान रखना, और जापान नहीं है, ये द्वीपीय क्षेत्र है, इनको बाह्य क्षेत्र में रखा गया है। चाइना है,
भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की, ठीक है, इधर आप इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे के सारे किस में है? ये मैप देखना एक बार आप, ये विश्व द्वीप में। जबकि बाह्य आउटर है उसमें आप कनाडा ले लो, उसका कनाडा है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी जो अफ्रीका का दक्षिणी भाग पूरा क्षेत्र ले लीजिए आप उसमें। तो इस प्रकार श्रीलंका, श्रीलंका भी बाह्य आउटर में। अब देखिए फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने, और इसमें जब इन्वॉल्व होती है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जब हवाई शक्ति क्या हो गई, सर्वोच्च हो गई, और हवाई शक्ति के कारण इस हार्टलैंड में पहुंचना क्या हो गया, सहज हो गया इस हृदय स्थल में। तो बोला कि ये सामरिक दृष्टि से हृदय स्थल महत्वपूर्ण नहीं। अब जो नया केंद्र बनता है, शक्ति का केंद्र बनेगा, वो है मध्य स्थल। और मध्य स्थल में इन्होंने किन किन को शामिल किया? मध्य स्थल की संकल्पना, इसमें इन्होंने अमेरिका को शामिल किया, इसमें कनाडा को शामिल किया, इसमें जापान को शामिल किया। ठीक है, देखिए इसकी डायग्राम्स बताता हूं मैं। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, जो 1943 में जो पुस्तक थी इनकी आइडल एंड रिलेटिव्स डेमोक्रेटिक वाली, उसमें इसको प्रस्तुत किया है। और येनिसी नदी का जो पूर्वी भाग है उसको लीना भूमि कहा है इनको। हृदय स्थल के विपरीत एक मध्य स्थलीय बेसिन की कल्पना की, जिसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसमें उत्तरी अटलांटिक के दोनों तट आ गए, जिसमें यूरोपीय तट, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका, ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे थे जो समान प्रजाति के थे, समान तकनीकी थे, उन्नत तकनीक थी इनके पास और विकसित थे। तो इनको शामिल किया क्योंकि ये शक्तिशाली क्षेत्र है, और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता अमेरिका ने ही जिताया था, तो इसको माना, जिसमें पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और पश्चिमी यूरोपीय देश भी इसमें आ गए। तो ये चीज इसमें इन्होंने शक्तिशाली माना है। आलोचना इनको किया गया कि जो हार्टलैंड है उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न माना है, जबकि इतना प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न नहीं है। साइबेरिया वाला क्षेत्र जानते हो, तुषार भूमि है। तो एक आलोचना इनके आधार पर की गई। फिर कहते हैं कि उस समय ट्रेन का आविष्कार हो चुका था, तो आपने अश्वारोही और ऊंटों को ही क्यों माना, गति का माध्यम, और भी माध्यम थे। और इन्होंने कहा कि हवाई जो संचार है या हवाई यातायात से किसी भी जगह पहुंचा जा सकता है, कोई भी क्षेत्र पूर्णतः पहुंच से दूर नहीं है। तो इनके ऊपर ये थोड़ी सी इनकी आलोचना की गई थी। और फिर इन्होंने बार बार, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध, उसमें इनकी जो तकनीक थी, वो जो इनका मान्यता थी, वो प्रासंगिक साबित नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने भू राजनीतिक जो क्षेत्र था उस पर विचार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। ये इनकी सबसे बड़ी है। आगे जाकर हाउस शो पर जेनेलिस्की ने भू राजनीति को डेवलप किया, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक सिद्धांत है, वो आधार का काम करता है। तो उम्मीद है ये हार्टलैंड वाला विचार आपके समझ में आया होगा, और मैंने आसान और मान्यताओं के साथ समझाने की कोशिश की है। बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।